सेट 15 आज होगा 2020 का क्वेश्चन पेपर, इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अटेम्प्ट कीजिए। मुझे लगता है कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आप याद किए हुए हैं, बस याद नहीं करना है, थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ समझे कि याद कर सकते हैं। बिल्कुल रट्टा मारे हुए हैं, उस रट्टा पर मत जाइए, थोड़ा सा कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा, एक्चुअली में ये क्या है और कहाँ से आया हुआ है। चलिए बिना ईयरफोन के ही परफेक्ट आती है तो और अच्छी बात है। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सेंटेंस देखिएगा, जो ऊपर लाइंस जो लिखे हुए हैं इस पे फोकस कीजिए। आप, मुझे पता है कि आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप बोलेंगे 1 का, बोलो बोलो 1 का सी, वेरी गुड। अंशु, पूनम, शिल्पी, सब स्टूडेंट्स है कहाँ, स्पीड में आंसर दो। अभय, शिवम, पूजा, योगेंद्र, काजल, रिया, हिमांशु, अंकिता, आरती, योगेंद्र, सुधा, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यूसली आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर है सी होगा, टू थिंक डीपली। तो बच्चों ये तो आप याद किए हो कि होगा टू थिंक डीपली, लेकिन एक्चुअली में ये लाइन आप अब पढ़ने की कोशिश किए हो कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है और ये क्यों दिया गया है। टू रूमिनेट एंड बाई सच ड्रीमिंग हाई इज नियरेस्ट ऑन टू हेवन क्वाइट कोव्स द वर्ड रूमिनेट मीन्स, मतलब ये एक लाइन है, यहाँ तक लाइन दिया हुआ है एक इन्वर्टेड कोमा में, और इस लाइन में से एक वर्ड दिया है रूमिनेट, और पूछा गया है कि इसका इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इस लाइन्स में इसका मीनिंग एग्जैक्ट क्या आ रहा है, जिसका मतलब होता है चिंतन करना, विचार करना, जो डीपली आप थिंक कर रहे हो, गहराई से डूबे हुए हो सोच में, उसे बोलते हैं। तो ये बच्चों लाइन ही अपने आप में दिख रहा है कि एक पोइट्री से लिया गया है, एक कविता का लाइन दिख रहा है, और वो कौन से पोएम से है। तो कल भी एक पोएम शेयर किया था, द ह्यूमन सीजन, आपको बताया था, जिसमें 4 पीरियड ह्यूमन स्टेजेस से कंपेयर किया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए वो लाइन कहाँ छिपा हुआ है और कहाँ से लिया गया है। तो बच्चों ये लाइन आप देख रहे हो, तो ये आपका 11-12 का किसी न किसी बुक में है। 11th चैप्टर में देखोगे, 11th की क्लास में, तो एक सॉनेट है द ह्यूमन सीजन करके, उसमें से ही क्वेश्चंस आ रहे थे। ये दूसरे बार समझो कि ये सेकेंड टाइम आया, रिपीट किया हुआ है ना, तो ये इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस हद से ज़्यादा है, समझ लो एक तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन बन सकता है 2022 में कि द ह्यूमन सीजन का ऑथर कौन है। तो याद रखिएगा जॉन केट्स, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि बहुत कम एज में बहुत सारे कारनामे करके गए हैं। मतलब इंग्लिश रोमांटिक एक पोइट थे, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरती से ये विविड इमेजरी पे और सेंसस अपील पे ये लिखा करते थे। फिलोसफिकल पोएम भी था ये। तो यही लाइन है, इसी से यहाँ लिया गया है रूमिनेट, जिसका मतलब होता है चिंतन करना। कोई ड्रीम हाई है, उसमें चिंतन करने की बात हो रही है। ओके, तो मिलते हैं, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे आते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर सेट के सेकेंड अटेम्प्ट कीजिए। तो क्या कह रहा है, इन गो बैक टू द स्लम्स एंड गिटोज ऑफ आवर सिटीज द वर्ड गिटोज मीन्स व्हाट। बच्चों ये जो वर्ड है इसमें एच साइलेंट होता है, इसको घ नहीं पढ़ोगे, ग पढ़ोगे, मतलब कि घीटो नहीं है, ये गिटोज है, मतलब इसका ये नाउन है, इसका प्लूरल है गिटोज। ये भी एक लाइन है, किसी न किसी बुक, किसी न किसी प्रोज में है, द स्लम्स ऑफ गिटोज करके एक होगा शीर्षक, कोशिश कीजिए इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। तो स्टूडेंट का आंसर है ए। ओके, ओके, तो बच्चों ये इसमें है ही, इसमें दिया गया है कि जो हमारा सिटी है उस स्लम एरिया में आने की बात हुई। इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा जिसे बोलते हैं हिंदी में बस्ती, जो यहूदी बस्ती होती है, यहूदी मोहल्ला होता है, ठीक। तो स्लम एरिया कह सकते हो, गिटो मतलब होता है स्लम एरिया।
जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी, जो आइसोलेटेड कम्युनिटी के लोग हैं, जो तनहा रहते हैं, अकेले रहते हैं, जिनका घर परिवार नहीं रहता है, उन कम्युनिटी का एक पॉपुलेशन है, एक जगह डेंसली उनकी संख्या है, बहुत घने आबादी में, स्लम एरिया में। तो गिटोज़ उसको बोल सकते हैं जहाँ एक आइसोलेटेड कम्युनिटी होता है, मतलब यहूदी बस्ती हो सकता है, जहाँ यहूदी मोहल्ला होते हैं, उसको हम बस्ती बोलते हैं। ओके, तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग यही हुआ, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द सफिक्स आई सी मीन्स व्हाट? आई सी एक सफिक्स है बच्चों, आपको पहले ही बताया जा चुका है और आपको पता भी होगा व्हाट इज़ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स जो किसी वर्ड के पहले आए और सफिक्स किसी भी वर्ड के बाद आए, और वो लेटर की तरह होता है, 2 लेटर हो या 3 लेटर हो, और उस वर्ड को ऐड करके एक नया वर्ड का निर्माण किया जाता है, एक मीनिंगफुल वर्ड। तो आईसी से बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली में, आईसी सफिक्स का मतलब पूछ रहे हैं। ओके, बिल्कुल राइट आंसर है, बिलोंगिंग टू होगा, बिलोंगिंग टू आईसी मीन्स। तो बच्चों क्या ये आईसी मतलब क्या, मतलब किसी भी, देखो इसका मतलब समझने के लिए ये सीधा सीधा कोई भी वर्ड लिखा जाए, ठीक, और उसी वर्ड से बिलोंग करता है एक और वर्ड, मतलब कि उसी वर्ड से निर्माण हुआ, उसी वर्ड से रिलेटेड है, उसी वर्ड से लिंक्ड है, उसको बिलोंगिंग टू कहा जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि कैरेक्टर, तो कैरेक्टर एक वर्ड हुआ, चरित्र, और कैरेक्टर से कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दूँ तो वो एक क्या हुआ, इसी कैरेक्टर वर्ड से वो समझो कि बिलोंग करता है, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें आईसी लगा तो एक नया वर्ड समझो कि बना, ठीक। जैसे मैं बोलूँ कि इंथुजियाज्म या इंथुजियास्टिक, तो इंथुजियाज्म या इंथुजियाज बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो इंथुजियास्टिक वर्ड अगर कर दूँ तो आईसी से लगा, तो ये भी एक इंथुजियाज्म से बना, इंथुजियास्टिक, तो आईसी लगा, तो क्या ये बन रहा है, आईसी लगा हुआ है, तो एक नया वर्ड का निर्माण हो रहा है, लेकिन वही वर्ड से बिलोंग कर रहा है, जो पहले वर्ड था उसी वर्ड से, ठीक है। जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिक, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4। डिलीजेंट एक वर्ड है बच्चों जिसका मीनिंग क्या होता है, हार्ड वर्किंग। समझे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये हर कंपटीशन का फेवरेट है वो वर्ड, समझे कि बहुत वीवीआई है, सारे कंपटीशन में ये पूछा हुआ है, जितने मैं कॉम्पिटेटिव कराता हूँ हर पेपर में दिखता है मुझे डिलीजेंट, जिसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। तो इसको याद रखिएगा, इसका मतलब परिश्रमी बोलिए हिंदी में, या मेहनती बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम एग्जैक्ट पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में, तो आप बोलोगे एसिडस। क्या बोलोगे, एसिडस। ओके, इसका मतलब मेहनती, जो हार्ड वर्किंग है, कड़ी मेहनती करने वाला, कड़ी मेहनत करने वाला, बिल्कुल सही है। ये वर्ड कोई होता नहीं है, ये तो खुद में एरर है। एकोलाइट का मतलब होता है जो सहायक होते हैं गिरजा उर्जा घर में, कह सकते एक तरीके से, जो हेल्प करने, जो सेवक कह सकते हो शुद्ध हिंदी में, सेवक को बोलते हैं एकोलाइट, जो गिरजे का सहायक होते हैं, जो अनुचर कहा सकते हैं, छोटा अधिकारी के रूप में काम करता है, उसको एकोलाइट। एक्रोनिम्स बच्चों, कोई जो शॉर्ट में लिखा हुआ होता है उसको हम एक्रोनिम्स बोलते हैं। जैसे उसका एब्रीविएशन क्या हो, जैसे मैं बोलूँ कि ये मैं लिख दूँ IAS, ठीक, या मैं लिख दूँ PM। PM तो खैर ऐसे नहीं लिखा जाता है डॉट डॉट करके, मैं जैसे MA लिख दूँ या BA लिख दूँ,
तो ये सब क्या है, ये एक्रोनिम्स है, समझ रहे हो, ये क्या है, एक्रोनिम्स में लिखा हुआ है। अब वही बोले कि इसका फुल फॉर्म या इसका एब्रीविएशन क्या होगा, तो आप इसको फुल फॉर्म में करोगे, ठीक है। तो एक्रोनिम्स उसी को बोलते हैं जो शॉर्ट में एक लेटर की तरह लिखा गया होता है। तो चारों वर्ड क्लियर है, चारों में एक तो वर्ड गलत ही है, बाकी के जो है डिलीजेंट का मतलब, एसिडियस का मतलब कड़ी मेहनत, एकोलाइट सहायक, गिरजाघर के, एक्रोनिम्स ये देखिए गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस कीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़े होंगे तो आंसर दे सकते हैं इजीली, बहुत इजी है। देखो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज रहते हैं ये पेपर को लेके। कुछ ही स्टूडेंट्स हैं, जैसे कहा जा सकता है कि उनको लगता है कि ये पेपर कहाँ से आया हुआ है, क्योंकि अब टोटल पब्लिकेशन आपके पास नहीं है, कोई एक पब्लिकेशन के आपके पास बुक होगा, ठीक है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी है, मानता हूँ कि कोई एक पब्लिकेशन का कर लीजिए, काफ़ी है 15 साल का। तो मैंने पूरे जितने पब्लिकेशन है वो सारे पे मैंने रिसर्च किया है, नेट से मैंने उस पर उसका वेरीफाई किया कि एग्जैक्ट उसका पेपर कब कहाँ कैसे पूछा गया है। तो ये जो पेपर है मैं जितना कराया हूँ एग्जैक्ट यही पेपर है जो पूछा गया है। बाकी कुछ कुछ पब्लिकेशन में कुछ अलग अलग क्वेश्चंस दिया गया है, इससे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैच नहीं करता है। मान लो कि 2020 का मैं करा रहा हूँ और आप अपने बुक में देखोगे तो एग्जैक्ट हो सकता है किसी किसी अलग पब्लिकेशन में मैच नहीं कर रहा होगा, इसलिए बच्चे परेशान होंगे। तो इससे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये आप इस पे फोकस कीजिए। और इसके अलावा अगर उस बुक में भी कुछ अलग क्वेश्चन है तो उसको कर ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं करा रहा हूँ यही है एग्जैक्ट और रियल, ओके। तो बच्चों इसका आंसर स्टूडेंट दे रहे हैं 5 का ए। ओके बिल्कुल राइट आंसर है ए ही होगा। जैसे देखिए अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अब जो भी है अरिहंत है, उपहार है, उपकार है, बाकी अलग अलग जो भी आप पब्लिकेशन दे रहे हो होना चाहिए बस। चलिए देखिए, तो ये है कि पूछ रहा है कि इस ऑप्शन में जो वर्ड दिए हैं ये कौन सा नाउन है, तो नाउन डिस्पेयर ही है। बाकी के जो 3 जो ऑप्शन है ये सब के सब क्वालिफायर है, बैड, गुड, हैप्पी, इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कोई भी दुनिया में कोई भी वर्ड लीजिए अब अपने मन में, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई एक ही होगा, ठीक। तो इसका हम अब इसमें सारे के सारे जितने पॉइंट्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का टोटल में पढ़ा चुका हूँ, उसका डेफिनेशन में बताया हूँ कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या, एडजेक्टिव क्या है। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हर एक वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो कैरी करेगा, समझ रहे हो। अब कोई भी वर्ड में दे दो, जैसे मैं बोलूँ कि बैडनेस क्या है बताओ, तो आंसर दे सकते हो, बैडनेस क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताओ तो आंसर दो। जैसे हम बुराई बोलते हैं, खराबी बोलते हैं, बैड और बैडनेस में डिफरेंस है बच्चों, समझ रहे हो, उल्टा पुल्टा जवाब मत देना, बोलो बोलो। बैडनेस क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, मतलब नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या। तो स्टूडेंट का आंसर है एडजेक्टिव और कुछ का है नाउन। इसलिए बोलता हूँ कि आप रट्टा मार के बस आते हो, जो प्रीवियस है इसका बस रट्टा मार लिए 15 क्वेश्चन कि 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, बस शुरू हो जाते हो। आप सोचो कि आंसर तो बिल्कुल 100% स्टूडेंट का आंसर सही आता है, लेकिन ये कहीं प्रीवियस में पूछा नहीं गया है, इसलिए अब किसी का आंसर कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि क्या आपका रियलिटी है, कहाँ तक लेवल है, क्या आपका कॉन्सेप्ट है। अब इसमें टोटल स्टूडेंट का क्यों नहीं नाउन आया, या टोटल स्टूडेंट का एडजेक्टिव क्यों नहीं आया, तो 50% नाउन और 50% एडजेक्टिव का है आंसर। तो जो भी स्टूडेंट बोल रहे हैं नाउन, बिल्कुल राइट आंसर है। बैडनेस एक नाउन है, लेकिन वही अगर बैड बोलता तो बैड एक एडजेक्टिव होता। जैसे स्टूडेंट्स को बताया भी हूँ, इसके पहले ही बताया हूँ कि कुछ नाउन से ही एडजेक्टिव बनाया जाता है।
नाउन से एडजेक्टिव बनाया जाता है, सॉरी एडजेक्टिव से नाउन बनाया जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि गुड तो गुडनेस हो सकता है, ऑनेस्ट ऑनेस्टी होता है, बताया ना, ब्रेव ब्रेवरी, तो ऐसे बहुत है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, एडजेक्टिव से नाउन बनाया जाता है, एडजेक्टिव नाउन है स्ट्रेंथ। तो ये उल्टा पुल्टा याद मत करना, इसका कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान देना, सिर्फ याद करने से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एग्जैक्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको पहचानना ही है। दीजिए आंसर। इन ग्रेट मेनी बुक्स, ग्रेट इज़ व्हाट। अब एक एक्सप्रेशन दिया है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में एक ग्रेट को बाहर निकाल दिया, ठीक है, और पूछ रहे हैं कि बताइए ग्रेट क्या है इस 4 ऑप्शन में से। इसमें कुछ स्टूडेंट बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बातें ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लास्ट वार्निंग में दे रहा हूँ आपको। जैसे हिमांशु है या काजल है या जो भी है, इसमें कन्वर्सेशन लगातार रखे हुए हैं, आंसर दीजिएगा, सिर्फ टू द पॉइंट बात कीजिए। आपको बातें करना होगा तो बस आप व्हाट्सएप इंस्टा पे लग जाइए, यहाँ पे बातें करने के लिए नहीं जुड़े हैं आप। आंसर दीजिएगा तो स्टूडेंट का आंसर है ए, बिल्कुल राइट आंसर है, एडजेक्टिव ही होगा ग्रेट, क्योंकि आपको पता है एडवर्ब जो होता है वो नाउन को क्वालिफाई, क्या बताया था, वर्ब को क्वालिफाई और एडवर्ब को खुद अपने आप को भी और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, हर एक वर्ड में हमेशा से बोल रहा हूँ कि हर एक वर्ड पता होना चाहिए आपके पास इसमें क्या है। तो जब तक इसका डेफिनेशन पता नहीं होगा एग्जाम्पल के साथ, तब तक आप नहीं बना पाओगे। तो ग्रेट एडजेक्टिव है, लेकिन वही आपसे पूछूँ कि बताओ मेनी क्या है, तब क्या आप आंसर देते, बताओ तो थोड़ा मैं चेक करो, किसी फ्लटा मारे हुए कॉन्सेप्ट भी पता है। मेनी बताइए, यही 4 ऑप्शन है आपके पास, मेनी, और मेनी कर दीजिए तो आंसर। अगर ग्रेट के स्थान पर मेनी होता तो क्या आंसर देते आप, क्या है ये, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन। ओके ऑल राइट, इसका आंसर होगा मेनी का आंसर, जो स्टूडेंट बोल रहे हैं एडजेक्टिव, बिल्कुल राइट आंसर है, एडजेक्टिव ही होगा। वही अगर बुक्स होता तो बुक्स तो बहुत ईजी है, ये एक नाउन होता, बुक्स होता तो नाउन होता। तो कोई भी वर्ड हो इजली आप पहचान सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब एक स्टूडेंट का कहना है कि सर हैड सिंगुलर है या प्लूरल। तो पहला बात कि सिंगुलर प्लूरल किसका होता है ये पहले पता होना चाहिए। सिंगुलर प्लूरल नाउन का ही होता है, क्योंकि नाउन का नंबर होता है। तो हैड तो पहले नाउन है ही नहीं, तो इसका सिंगुलर प्लूरल कहाँ से आ गया, समझ रहे हो ना। हैड तो वर्ब है, तो क्वेश्चन ही अजीब सा है। तो बच्चों स्टूडेंट का आंसर है सी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसके बारे में आप क्या जानते हो, ये क्या है, किस चैप्टर से लिया गया है। तो बच्चों ये पता होना चाहिए, एक पंक्चुएशन चैप्टर होता है इंग्लिश ग्रामर में, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत जाता है। ये दूसरा बार पूछा गया है पंक्चुएशन से, ठीक। तो हो सकता है आज इसका खास कर एक तो पहचान होता है, आप साइन पहचानिए कि कौन क्या है, जिसमें फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, एपोस्ट्रॉफी, जो कोटेशन मार्क होता है, स्लैश होता है, डैश होता है, हाइफन होता है, बहुत सारे होते हैं पंक्चुएशन। इसका यूज़ तो खैर जानना ही चाहिए सेंटेंस में कहाँ कहाँ होगा। इसके अलावा इसका साइन का पहचान भी पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि इसमें 2 डॉट है, ठीक है, तो 2 डॉट जो होता है उसको हम कॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलन, ठीक। लेकिन वही अगर 1 डॉट हो और नीचे कोमा हो जाए, तब क्या बोलोगे आप इसको, आप इसको बोलोगे सेमी कॉलन। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से कहीं एक्स्ट्रा आ जाए,
अब ये जो है ये डॉट 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 बी जो दिया है ये कोई ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। सी जब 3 डॉट होता है ना, तो जिस 3 डॉट को हम लोग इसको 2 नाम से जानते हैं, या तो आप एलिप्सिस मार्क्स बोल सकते हो या एलिप्सिस पॉइंट्स भी बोला जाता है, मार्क्स या पॉइंट्स। बस यूएस और यूके का बस लैंग्वेज है, यूके मार्क्स यूज़ करता है और यूएस पॉइंट्स यूज़ करता है, और हम लोग यूके को फॉलो करते हैं। यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लैंड है, जो अंग्रेज इंग्लिश छोड़ के गए हैं उसको भारत फॉलो करता है, ठीक। तो ये है हमारा एलिप्सिस जो यहाँ पर लिखा है, यही है एलिप्सिस, कि कोई भी सेंटेंस लिखने के बाद उसके बाद डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक। लगता है कि उसके बाद आगे कोई कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, वहाँ पे विराम नहीं हुआ, आगे कुछ है, अंडरस्टूड होता है। और छोटा सा ये जो है, इसको जो डी नंबर में जो छोटा सा लाइन होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइफन, इसको बोलेंगे हाइफन। अगर बड़ा सा हो, थोड़ा सा बड़ा हो, तो उसको आप डैश बोलिएगा। क्या बोलिएगा? डैश। इसको भूलिएगा मत, बड़ा हो तो डैश, छोटा हो तो हाइफन। बाकी सब तो बहुत सारे हैं, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क, कोमा, फुल स्टॉप ये तो पता है आपको। कोटेशन मार्क पता है, स्लैश पता होना चाहिए कि ये स्लैश है, जैसे कि राम या श्याम, तो राम और स्लैश लिख के श्याम लिख दो, ठीक। तो चलिए इस पर हम ज़्यादा वक्त नहीं देंगे, लगभग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो स्टूडेंट का आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल राइट आंसर है बी ही होगा। बाकी जो वर्ड्स देख रहे हो बिल्कुल रॉन्ग होगा। इस ऊपर लिखा है करेक्टली स्पेल चूज़ करना है, करेक्ट कौन सा हो सकता है। तो वंडरियस ये दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। वंडर ऐसे एक होता नहीं है। और बाकी के 2 जो वर्ड है उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एक वर्ड होता ही है वंडर, ठीक। वंडर जिसका मतलब आश्चर्य होता है, अद्भुत या विस्मय, अमेजमेंट जिसे बोलते हैं। तो ये तो आपको पता है वंडर, लेकिन वंडर में वंडरस अगर कर दो तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि वंडर में वंडरस ऐसे ओ यू एस करके बनाया जा सकता है वर्ड, लेकिन गलत है। जब वंडरस होगा तो यहाँ से ई गायब हो जाता है, वंडर में से ई गायब कर दो और तब ओ यू एस जोड़ो, ठीक है। जैसे कि बी दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है चमत्कारिक, ठीक है। कुछ अलग, एकदम आश्चर्यचकित वाला, चमत्कारिक का सेंस देता है वंडरस। क्लियर? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9। द वर्ड वंडरकिंड मीन्स वॉट? वंडरकिंड इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ोगे? वंडर काइंड नहीं, क्योंकि काइंड ऐसे पढ़ा जाता है दयालु को। तो ये है किंड, जो एक ही वर्ड में ये है, अलग अलग नहीं है। तो वंडरकिंड किसी ऐसे बालक को बोलते हैं जो बिल्कुल प्रतिभाशाली हो, एकदम विलक्षण हो, उसके पास अद्भुत ज्ञान हो, कुछ अलग दिखता है, हर चीज़ कुछ अलग। बालक किसी दूसरे बालक से डिफरेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो विलक्षण है, प्रतिभा संपन्न बालक है, उसको बोलते हैं वंडरकिंड। तो उसका एग्जैक्ट सिनोनिम यही होता है प्रोडिजी, विलक्षण, अद्भुत,
प्रतिभावान, प्रोडिजी। बाकी जो है ये सब होगा नहीं, आंसर यही होगा। तो आप लिख लीजिएगा जैसे कि आप सभी हो, दिखता है आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो यू ऑल आर प्रोडिजी स्टूडेंट्स, ओके, एंड आई एम अ वंडरकिंड टीचर। दोनों वर्ड हो गया, आगे बढ़ो। आप लोग ना बोलो बोलना तो तारीफ तो खुद से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों है, कनेक्शन से नॉट ओनली इन अ सेंटेंस इज जनरली फॉलोड बाय। कौन सा ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में इसका पेयरिंग वर्ड है? कनेक्शन में बताया हूँ, आप लोगों को याद होगा। कम से कम 18 से 20 वर्ड आपको लिखवाया हूँ कनेक्शन में, उसका पेयरिंग वर्ड। हार्डली, बेयरली, स्कर्सली के साथ क्या लगता है? सब मैं पूछने वाला हूँ, बताइएगा एक एक करके। बहुत रट्टा मारे हुए हैं, बताइएगा। इसका तो हम आंसर बताने वाले हैं, आप तो बता ही चुके हैं। नॉट ओनली का हो जाएगा बट ऑल्सो, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अब बताना शुरू करना। ये तो मान लो याद कर लियो, ठीक है, क्वेश्चन आया है प्रीवियस में तो, लेकिन बताओ तो अब। इसमें मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, जैसे कि हार्डली है, चाहे बेयरली है, चाहे स्कर्सली है, ठीक है। अब बताओ इसके साथ क्या लगा है, जल्दी आंसर दीजिए, क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ। फर्स्ट आंसर किसका है? एक ही नाम लूँगा मैं, जल्दी से दीजिए। हार्डली, बेयरली या स्कर्सली के साथ क्या लगाओगे? अभी तक आंसर नहीं आया एक भी। इससे हम क्या पता करें, क्या अनुमान लगाएं? प्रतिभा कुमारी, पूजा कुमारी, प्रतिभा कुमारी, यही दो स्टूडेंट हैं जो अभी तक आंसर सही दिए हैं। बाकी के जितने स्टूडेंट्स हैं, सोचो अभी से क्या हम लेवल का पता करें, बताओ। गजब, कमाल कर दिए तुम लोग तो। हार्डली, बेयरली, स्कर्सली का पेयरिंग वर्ड आपको पता नहीं है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हार्डली, बेयरली, स्कर्सली का पेयरिंग वर्ड वेन या बिफोर होता है। एनी स्टूडेंट बोल रहे हैं, गजब। सोचो कि इसमें मुझे बस 1% स्टूडेंट का आंसर आया, सिर्फ 3 से 4 स्टूडेंट का आंसर आया। वेन किसी का आया था, वेन या बिफोर यही होता है। क्या हो गया, सब भूल गए? अच्छा बताओ तो, नो सुनर के साथ क्या लगाओगे? नो सुनर, क्वेश्चन मार्क, जल्दी बोलो। इसलिए बोलते हैं कि रट्टा मत मारो। जरूरी नहीं कि सब 15 का 15 क्वेश्चन यही प्रीवियस ईयर का ही छाप देगा और एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। सब थ्योरी भूल जाते हो, सब पढ़ाया हुआ है। आई थिंक आपके बैच में, स्टार्टिंग के बैच में पढ़ाया हुआ था। चलो कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो आप स्कूलिंग टाइम में कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे +2 तक का। नो सुनर के साथ दैन का यूज करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है नो सुनर दैन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ध्यान रखिएगा 18-20 पेयरिंग वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। देन का स्पेलिंग THAN लिखना, THEN नहीं, दोनों में डिफरेंस है। कोई भी सेल्फ स्टडी के लिए कोई अगर इंग्लिश का बुक होगा तो इसमें कनेक्शन का जो पार्ट है उसमें पेयरिंग वर्ड होगा, ठीक, जिसको बोलते हैं कनेक्शन। जब निकालोगे ना चैप्टर कनेक्शन, तो उसमें काइंड्स ऑफ कनेक्शन निकलेगा, उसमें तीसरा जो काइंड्स है ना, को रिलेटिव कनेक्शन, उसमें वो मिलेगा। तो इसका आंसर ये विच वन मीन्स वन हु बिलीव्स ईजली,
मतलब कि ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, ये पीडीएफ में मिलेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो पीडीएफ में नहीं मिल रहा होगा वन वर्ड का खासकर, बाकी सब तो हैं ही। माई इंग्लिश कंपेनियन चैनल पे 4 मिल रहा है आपको टॉपिक, साइनो का, एंडो का पीडीएफ मिला हुआ है। टेलीग्राम पे जाइएगा माई इंग्लिश कंपेनियन, उसमें दोनों चैनल पर से डाउनलोड कीजिएगा, उसको याद कीजिएगा। पीडीएफ वन वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा इंसान जो आसानी से बिलीव कर ले किसी पर भी, जो आसानी से विश्वास करे, जैसे आप हो किसी भी इंसान पे इजीली बिलीव कर लेते हो, तो आप क्या कहलाओगे? तो आप क्रीडुलस कहलाओगे। ठीक है, आप क्या कहलाओगे? क्रीडुलस, जो आसानी से विश्वास कर ले। और बाकी जो है ये वर्ड क्रेडिटेबल और क्रेडिबल, ये जो 2 वर्ड है, ये दोनों सिनोनिम वर्ड है। ये होते हैं विश्वसनीय। जैसे कि आप किसी पे बिलीव किए, तो वो जो विश्वास करने योग्य है ना, जो इंसान जिस पे आप विश्वास कर रहे हो, तो वो कहलाएगा क्रेडिबल या क्रेडिटेबल। और आप क्या कहला रहे हो? जैसे कि आप हो एकदम स्मार्ट से पर्सन, ठीक, और एक और इंसान को ले लो, मान लो एक खूबसूरत सी लड़की है, देखो इसका स्माइल देखो, और एक देखो खूबसूरत सा बंदा इसका स्माइल देखो। अब ये जो लड़का है, इस लड़की पे बहुत इजीली बिलीव कर लिया, ठीक है, तो ये लड़का क्या कहलाएगा? क्रेडुलस कहलाएगा। और वो लड़की विश्वास योग्य, विश्वास प्राप्त है, मतलब विश्वास पात्र है, तो क्रेडिटेबल कहलाएगी। सीधी सी बात है। ओके, तो बस दोनों अच्छे इंसान, कर लो दोस्ती, आगे बढ़ो। एलिजिबल जो वर्ड है बच्चों की ये है कि जो जैसे पढ़ा ना, जैसे कि इसका सिनोनिम बताया था एम्बिगुअस, अस्पष्ट, अनक्लियर, ठीक है। इसलिए एलिजिबल तो आपको ऑलरेडी स्लाइड में बताया गया था, जो अपठनीय हो, पढ़ने योग्य ना हो, वो दिखाई ही नहीं दे रहा, धुंधला है। अनक्लियर। 12 नंबर, ये 12 नंबर का आंसर मुझे चाहिए, चारों एक्सप्लेनेशन चाहिए। कल भी बताया था, आज ही मिला है। देखो बच्चों, ये इससे क्वेश्चन एक तो पॉसिबिलिटी दिख रहा है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स में देखोगे तो इसका रिपीटेशन आ रहा है। मतलब देखो 3 पॉइंट है। एक पॉइंट है जो यंग वन है, जो बेबी की बात हो रही है, यंग वन, क्या मैं लिख रहा हूँ, मैं स्पेस के चलते यंग वन, एक यंग वन है ही। और सेकंड जो होम है एनिमल का, ये है। और थर्ड है मूवमेंट। ये 3 पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो होम है, होम मिल जाएगा आपको पीडीएफ में। कहाँ? ये मिलेगा आपको माई इंग्लिश कंपेनियन के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन है, उसमें मिलेगा पीडीएफ में। मूवमेंट भी, मूवमेंट मुझे लगता है कि उसमें नहीं है आई थिंक, तो मैं इसको स्लाइड में भेज रहा हूँ आज टेलीग्राम पे, आज नहीं तो कल। और जो यंग वन है ये ऑलरेडी भेज चुका हूँ टेलीग्राम पे आपको। मैं अगर एक नज़र दिखाऊँ, टेलीग्राम ओपन करूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि नहीं, आ जाओ माई इंग्लिश कंपेनियन, यहाँ देखो ध्यान से, तो आपको दिखेगा क्या? कहीं नहीं दिख रहा है? आप लोगों का तो कन्वर्सेशन ही इतना है कि पूछो मत। इसमें सबसे अच्छा आ जाना, ये जो सब्सक्राइब वाला है इसमें आ जाना। और ये देख रहे हो ना, ये आपको ध्यान देना चाहिए, एनिमल्स एंड दियर बेबीज नेम्स। 2 घंटे पहले गया था, आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जितना बीबीआई है वही लिया गया है, जो ज़्यादातर रिपीट करता है, ठीक। एनिमल्स एंड दियर बेबीज नेम्स दिख रहा है ना, तो इस पे खास फोकस कीजिएगा। अब जो होम है, होम ऑलरेडी भेज चुका हूँ। और मूवमेंट भी चला जाएगा। ये कम से कम 3 जो है, खासकर ये यंग वन, होम और मूवमेंट, इस पे फोकस कीजिएगा।
अब देखो इसका आंसर डियर का यंग वन क्या हो जाएगा, फोन हो जाएगा। पपी डॉग को हो जाता है डॉग। और कड और किड, किड कल मिला था जो गॉट के लिए आया था ना, और कड सॉरी कब जो है ये एक लायन और टाइगर के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और किड गॉट के लिए, पपी डॉग के लिए, फोन हो जाएगा डियर के लिए। आगे बढ़ो, 30 नंबर पर ध्यान दीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, जैसे कि शिवम है, अंजलि है, अंशु है, एक्सप्लेनेशन है, पूजा राज, वेरी गुड, कंटिन्यू रखिए, निशी शर्मा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसको समझना बहुत अनिवार्य है कि एक्चुअली में ये है क्या। क्या ये बोल रहा है कि अ थिंग विच इज़ कॉस्टली टू मेंटेन, मतलब कि ऐसा कौन सा एलिफेंट है जो कॉस्टली है, ये नहीं ना पूछ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स उल्टा पुल्टा ये समझ ही लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप वाइट एलिफेंट को रखोगे तो ये महंगा दिख रहा है, बाकी सब डाइट पे रहती है, फास्टिंग पे है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि गोल्डन एलिफेंट, ग्रे एलिफेंट और ब्लैक एलिफेंट भोजन करती ही नहीं है, ये जूस पीती है, अब वाइट एलिफेंट आप मार रहे हो, तो ऐसा कुछ मत समझना। ये एक इडियम्स एंड फ्रेजेज है, मुहावरा होता है। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है महंगी वस्तु। क्या होता है, महंगी वस्तु, मतलब कि कोई भी महंगा वस्तु है तो उसके लिए आप वाइट एलिफेंट का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि माई फ़ोन इज़ वाइट एलिफेंट फॉर मी, मेरा जो फ़ोन है ये वाइट एलिफेंट है मेरे लिए, मतलब क्या, मेरा फ़ोन महंगा वस्तु है मेरे लिए, ठीक है। योर हाउस इज़ अ वाइट एलिफेंट, ऐसे यूज़ किया जाता है क्योंकि उसको हम बोलते हैं कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये इंग्लिश में दिया है, महंगी वस्तु हिंदी में हुआ और वाइट एलिफेंट इंग्लिश में ये ऑप्शन आता है, ठीक, कि अ थिंग विच इज़ कॉस्टली टू मेंटेन, ऐसा चीज़ जो महंगी है। क्लियर, आगे बढ़ो 14 नंबर क्वेश्चन पे। बाकी के जो 3 वर्ड्स था बस भरमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, गोल्डन एलिफेंट, ग्रे ब्लैक, ऐसा कोई एग्जैक्ट मीनिंग ही नहीं है, समझ रहे हो। सिर्फ वाइट एलिफेंट एक इडियम्स होता है, गोल्डन ग्रे ब्लैक कुछ इसका मीनिंग नहीं होता है, एक बार दिमाग में रखिएगा। आप भले ही स्पोकन में जो ब्लैक तो एलिफेंट दिखती ही है, एक वाइट होती ही अफ्रीकन एलिफेंट, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं ब्लैक एलिफेंट और वाइट एलिफेंट, जो आपको दिख रहा है रियल में उसकी कलर की बात हो रही है। लेकिन वाइट एलिफेंट आप इडियम्स की तरह यूज़ कीजिएगा, बाकी सब का यूज़ नहीं होता है इडियम्स की तरह, कंफ्यूज मत होना। 14 नंबर बोल रहा है कि स्कैंटी, स्कैंटी का सिनोनिम्स क्या होगा। मुझे लगता है ये 2021 में भी पूछा गया था स्कैंटी, कहीं से कहीं ना कहीं मुझे दिखा था। तो आंसर हो जाएगा स्कैंटी का स्प्रेड, बिल्कुल राइट आंसर है, स्प्रेड ही होगा। ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा वर्ड है जो सिनोनिम नहीं है, तो स्कैंटी का सिनोनिम वो नहीं होगा, बाकी सब होगा। स्कैंटी का मतलब होता है अल्प, एकदम थोड़ा, कम का सेंस होता है, जो एकदम तुच्छ हो, कम हो, अल्प हो। तो फ्यू मतलब भी कम होता है, स्कर्ट्स मतलब भी कम, थोड़ा, और लिटिल मतलब भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि स्प्रेड का मतलब तो फैलना होता है, विस्तार होता है, इसलिए हो जाता है। ये एक सिनोनिम स्कैंटी का नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिएगा, दिस इज़ नॉट एन एंटोनिम्स ऑफ राइप। ये भी, ये जो 5 वर्ड देख रहे हो ना, बहुत शानदार वर्ड है, इसको किस तरीके से यूज़ किया गया है समझते हैं फिर। आंसर तो दीजिएगा परफेक्ट, मुझे पता है, लेकिन इसका जो है वर्ड का मीनिंग सबका पता होना चाहिए।
तो स्टूडेंट का आंसर आ रहा है ए, और किसी किसी का सी भी है। अच्छा, देखो पहले तो ये पता होना चाहिए कि राइप का मतलब होता है पकना, जो पक गया है, मतलब कि जो मैच्योर है, ये भी कह सकते हो, जिसमें मैच्योरिटी है वो राइप है। जो डेवलप्ड हो गया है, जो इसका विस्तार हो गया है, मतलब जो विकास जिसका हो, जिसमें वृद्धि हो चुकी है, डेवलप। तो डेवलप, मैच्योर और राइप इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है, बोल सकते हो। इसका ये मीनिंग हुआ पकना, परिपक्व होना या डेवलप होना। ठीक है, अब इसका मैं पूछ रहा है कि इसका कौन सा राइप का एंटोनिम्स नहीं है, कौन सा एंटोनिम्स नहीं है। तो पहले एंटोनिम्स देखिए कौन कौन है, क्योंकि 3 वर्ड तो होगा इसमें जो एंटोनिम्स उल्टा होगा राइप का। तो आपको अभी बताया कि वो राइप का मतलब मैच्योर, तो इसका उल्टा इमैच्योर। इमैच्योर राइप का उल्टा हो गया पकना, तो ये इमैच्योर, जो इसमें मैच्योरिटी नहीं है। अनडेवलप्ड, ये भी जो डेवलप नहीं है। पकना, ये रॉ मतलब कच्चा। तो ये तीनों जो वर्ड है बच्चों, क्या है ये, एंटोनिम्स है। किसका, राइप का एंटोनिम्स। लेकिन रेस्ट्रोग्रेट मीनिंग नहीं दे रहा है, एग्जैक्ट उल्टा इसका मीनिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि रेस्ट्रोग्रेट का मतलब होता है पीछे हटना, जिसको हम इंग्लिश में रिसेस बोलते हैं। ठीक है, पीछे जाना, पीछे हटना का सेंस है रेस्ट्रोग्रेट, इसलिए आंसर हो जाता है ए हमारा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों ये रहा 2020 का क्वेश्चन। ठीक।